Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding p block elements, and today in this lecture we are going to discuss ionization energy of oxygen family. बेटा जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन्हीं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज हम चेक करते हैं कि कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। लेकिन सबसे पहले हम ऑक्सीजन फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जीज का कंपैरिजन नाइट्रोजन फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जीज के साथ करते हैं। सो आई विल टेक नाइट्रोजन एटम ऑन वन साइड and oxygen atom on the other side. You know that nitrogen belongs to group 15 of periodic table, while as oxygen belongs to group 16 of periodic table. हम group 15 और group 16 elements के बीच में comparison करते हैं और देखते हैं group 15 और group 16 में से कौन से element की ionization energy ज़्यादा होती है। First of all, I am going to mention here one important thing. That is electronic configuration of nitrogen and oxygen. बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है that is 7. इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी that will be 1s2 2s2 and 2p3 2p3 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 and 2p4 2p4। तो यहां पे भी 1s है, यहां पे भी 1s है, यहां पे 2s और यहां पे 2s। डिफरेंस लाइज इन देयर आउटर मोस्ट p सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको जानते हैं कि 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, और यहां पे भी 2p ऑर्बिटल्स 3 है, 2px 2py 2pz। और आपको पता है जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं बेटा। तो यहां पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। वी आर फॉलोइंग हंडस रूल हियर। तो हर किसी डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। व्हाइल एज इन केस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम चेक करें, ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम हर किसी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और आफ्टर दैट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। लेट दैट बी प्लेस्ड इन दिस वन 2px ऑर्बिटल। अब अगर आप चेक करोगे यहां नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, हर किसी में एक एक। तो यहां पे डिजेनरेसी मेंटेन हुई है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, दैट इज अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे है। तो आप खुद से देख लो, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक हो दैट इज ऑलवेज स्टेबल, दैट इज ऑलवेज स्टेबल। और जो जिस एलिमेंट की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनसिमेट्रिकल है तो ये अनस्टेबल होगा। दिस ऑक्सीजन एटम इज अनस्टेबल। तो बेटा देखो, स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है बेटा? अनस्टेबल। तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, इसमें डिजेनरेसी मेंटेन हो रही है। हर किसी डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल बनता है। जब ये स्टेबल बनेगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो जो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, दैट विल बी वेरी हाई, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तभी जाके इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। वो कितनी होती है? 1402 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है नाइट्रोजन को, तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 1402 किलो जूल पर मोल। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें, ऑक्सीजन में के केस में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन जो हमें इसमें से निकालना है उसके लिए हमें इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 1304 किलो जूल पर मोल। अब खुद से कंपैरिजन कर सकते हो
जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की है दैट इज 1402 किलो जूल पर मोल, व्हाइल एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीजन की है दैट इज 1304। यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वो यहां पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1304, लेकिन नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1402। फॉर नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ नाइट्रोजन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल एंड सिमेट्रिक, दैट इज व्हाई इट विल बी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। दैट इज व्हाई हाई ionization energy is required in this case, while is in case of oxygen the electronic configuration is unsymmetric or unstable, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे एक रूल बना है when we move from group 15 to group 16 there is decrease in first ionization energy। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये क्यों होता है? बिकॉज जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज स्टेबल, और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेंगे। सो द रूल इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दैट इज लेस than the first ionization energy of corresponding members of nitrogen family। अब हम बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। मेरा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अब जब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या बनाएगा? N पॉजिटिव। जब नाइट्रोजन को हम 1402 किलो जूल एनर्जी देंगे तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव बनाएगा, मोनोवैलेंट कैटायन। और लाइकवाइज जब ऑक्सीजन को आप 1304 किलो जूल एनर्जी दोगे तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बनाएगा O पॉजिटिव, ऑक्सीजन का मोनोवैलेंट कैटायन। अब अगर हम इनके कैटायंस की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसका एटॉमिक नंबर 7 था, 7 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p2। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p3। ये 3 इलेक्ट्रॉन, 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर आप यहां पे देखोगे नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसमें 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये अनस्टेबल बना हुआ है, अनस्टेबल है। लेकिन अब अगर ऑक्सीजन की तरफ देखें, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन कैटायन की तरफ देखें तो यहां पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये अब स्टेबल है। तो O positive is stable in terms of electronic configuration, but N positive is unstable in terms of electronic configuration because its electronic configuration is unsymmetrical। तो अब आप देख लो एक चीज बेटा, यहां पे अगर आपको N positive में से और एक इलेक्ट्रॉन लेना हो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो तो आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव में से अगर आपको और एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको इसको भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों को आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए बेटा, ऑक्सीजन ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, नाइट्रोजन ने भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नाइट्रोजन अनस्टेबल बन गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नाइट्रोजन स्टेबल बन गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। अब अगर हम चाहते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाले तो यहां पे ये क्या है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होने की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा और हमें यहां पे 2259 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है अगर हमें इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन में से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, O पॉजिटिव में से और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा। तो यहां पे दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी दैट इज 3388 किलो जूल पर मोल। दैट इज वेरी हाई, वेरी लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा चेक कर लो, जो ऑक्सीजन O पॉजिटिव की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है
दैट इज 3388। लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की दैट इज 2259। यहां पे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन के समय हमें ऑक्सीजन पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक तो यहां पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव डेवलप हो गया है, सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा। दूसरा जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये और ही इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएगा। तो इसको हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके हम ये ऑक्सीजन पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो स्टेबल होने की वजह से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता आसानी से, तभी जाके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ती है as compared to nitrogen, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अनस्टेबल। सो हियर वी हैव वन मोर रूल, द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दैट इज मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम देते हैं तो हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? O पॉजिटिव में से, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो वो O पॉजिटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, तभी जाके इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो रूल क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो यहां पे हमने कंपैरिजन किया नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली का। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं जो ऑक्सीजन फैमिली में मेंबर्स है उनको हम आपस में ही कंपैरिजन करते हैं। देख लीजिए बेटा, we were studying ionization energy of oxygen family। ऑक्सीजन फैमिली में एक तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है। ये सारे एलिमेंट्स जो है बेटा, these elements belong to group 16, ग्रुप 16 जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सीजन फैमिली। all these elements belong to group 16 which constitute the ऑक्सीजन फैमिली। अब अगर हम ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स का कंपैरिजन करते हैं कि इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। बेटा आप एक चीज जानते हो, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉम। अभी तक हम कंपैरिजन कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली के साथ, लेकिन अब कंपैरिजन होगा ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स को आपस में कि इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो देखो बेटा, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज। और जितना एलिमेंट का एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोलोनियम का। सबसे बड़ा साइज मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दे विल बी लेस टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली हेल्ड होंगे विद द न्यूक्लियस, तो ये एलिमेंट बिगर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लॉस करेगा। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ऑक्सीजन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट साइज इसका होगा। जब सबसे छोटा साइज, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली हेल्ड होंगे विद द न्यूक्लियस, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी एक्सट्रीमली हाई। सो देयर इज अ रूल, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज। When there is increase in size, there is decrease in the value of ionization energy। जब हम ऑक्सीजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर जाएंगे, वो दे विल बी लेस टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस इन दीज एलिमेंट्स। सो वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लॉस होंगे, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन जो एलिमेंट छोटा होगा, ऑक्सीजन छोटा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस होने ही नहीं देगा। तो क्या कहने का मतलब यह है कि यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। सो देयर इज अ रूल, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जीज का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां पे मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज लेता हूं। ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए, दैट इज 1304 किलो जूल पर मोल। अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन से आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सल्फर के केस में आपको देनी पड़ती है 999 किलो जूल पर मोल एनर्जी।
199 किलो जूल पर मोल एनर्जी। सेलेनियम के केस में आप देते हो आयोनाइजेशन एनर्जी 941 किलो जूल पर मोल एनर्जी, और जो स्टेलिनियम है इसके केस में आप देते हो 869 किलो जूल पर मोल एनर्जी, और जो पोलोनियम है बेटा इसको हम देते हैं 813 किलो जूल पर मोल एनर्जी। आप देख लो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है और जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है कंटिन्यूअसली। अब देख लो यहां पे इसके आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा है और सल्फर की कम है, सेलेनियम की उससे कम है, टेलिरियम की उससे भी कम, और पोलोनियम ने की सबसे कम। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली हेल्ड होंगे विद न्यूक्लियस, और उनको बाहर निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा, तभी जाके पोलोनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। लेकिन ऑक्सीजन छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। So among oxygen family, in case of oxygen family, when we move down the group, there is increase in size. Consequently, there will be decrease in ionization energy. तो ये बात हो गई बेटा ionization energy of oxygen family की। ionization energy डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, electronegativity is the tendency of the atom to attract shared pair of electrons more towards itself। एक एटम की कितनी चाहत है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, that is inversely proportional to atomic size, inversely proportional to atomic size। जिस एलिमेंट का ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, या जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिस एटम का साइज छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियस जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि डिस्टेंस विल बी लेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो छोटा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। सो जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सो अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। when we know that when we move down the group atomic size क्या होता है, increase। जब atomic size increase होगा तो electronegativity will decrease, electronegativity का value decrease होगा, that is what is expected actually। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दैट इज 3.5, इसका है सल्फर का 2.5, इसका है 2.4, टेलिरियम का है 2.1 एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है 2.0। सी देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आल्सो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 3.5 बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। अब जब हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फिर 2.4, फिर 2.4, फिर 2.1, फिर 2.0। तो कंटिन्यूअसली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन में कम हो जाएगी। वही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है कम हो जाएगी। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब हम बात करते हैं इनके मेटालिक कैरेक्टर की, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। मेटालिक कैरेक्टर बेटा हम मेटल किसे कहते हैं, यूजुअली मेटल वो है, वो सबस्टेंस, हम उस एलिमेंट को मेटालिक सबस्टेंस कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे। आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, जिसका साइज बड़ा हो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। हमने अभी एक चीज पढ़ा, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है बेटा, एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा,
एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये जो पोलोनियम है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट विल बिकम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन ऑक्सीजन फैमिली, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनेगा। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो ये जब ये स्मॉल साइज का होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, ये गेन करने की कोशिश करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो कहने का मतलब ये है, when we move down the group atomic size increases, due to that the ionization energy decreases। जब down the group ionization energy decrease होती है, तो जब हम down the group जाएंगे, जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस करेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप ज्यादा होगा। जब इनमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसमें ज्यादा डेवलप हो, उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होता है। तो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एलिमेंट्स टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, दैट मींस दे अचीव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और वी कैन से दे अचीव मोर मेटालिक कैरेक्टर। तो देखा गया है ऑक्सीजन जो है, इट्स अ वेल नोन नॉन मेटल, एक वेल नोन नॉन मेटल है। सल्फर इज आल्सो वेल नोन नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये दोनों एलिमेंट जो है दे आर सेमी मेटल्स। और जो पोलोनियम है, इट इज कंप्लीटली मेटालिक इन नेचर। तो आप देख लो, पहला एलिमेंट नॉन मेटल, दूसरा भी नॉन मेटल। अब तीसरा जो एलिमेंट है सेमी मेटल है, उसमें मेटालिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। जो टेल्यूरियम है उसमें भी मेटालिक कैरेक्टर डेवलप होता है, और जो पोलोनियम लास्ट वाला एलिमेंट है उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ये मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है? मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। अब जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हो, उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसका बेटा साइज ज्यादा होगा। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, तो इनका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तभी जाके हम कहते हैं पोलोनियम इसमें मेटालिक कैरेक्टर है। और ये रूल खाली ऑक्सीजन फैमिली के लिए ही वैलिड नहीं है। पी ब्लॉक में अगर आप कोई भी ग्रुप ले लो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ही होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो ये तो बात होगी बेटा मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। बेटा एक ही बात करूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स के रिलेटेड, क्योंकि ये कंसेप्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला, तो जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के साथ साथ डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स का सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा डाउन द ग्रुप। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप ज्यादा डेवलप होगा, तो वान डर वाल्स अट्रैक्शन जब ज्यादा डेवलप होगा, तो इनको बॉयल करने के लिए, हीट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा। तो हम कहेंगे एक चीज, जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। जब वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, तो उसको खत्म करने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हमने यहां पे एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करी, और साथ में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करी, और मेटालिक कैरेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट इनका डिस्कस करा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मगर वो डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के रिलेटेड हम अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे ये एलिमेंट्स कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एलिमेंट्स कैसे हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेटस शो करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑक्सीजन फैमिली, इस हेडिंग के अंडर वो नया वीडियो आएगा। सो जब तक नया वीडियो आता है तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।